स्टोरी स्किल्स के प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हर तरफ मतलब का राज था। रिश्तों में सिर्फ झूठी अपनायत रह चुकी थी। हर चेहरा एक झूठा चेहरा लगाए घूम रहा था। बेवफाई, मतलब परस्ती, झूठी मुस्कुराहटें थीं। खून के रिश्ते भी एक दूसरे पे यकीन करने से डरते थे। इस जमाने में किसी बदनसीब सागर ने मोहब्बत करने का जुर्म कर लिया था। मोहब्बत इस जमाने में की थी जहाँ वफादारी कुत्तों में भी नहीं रही थी। आज देख लो, कुत्ते भी पहले जैसी वफादारी नहीं करते। हमको छोड़ दो, क्यों मारना चाहते हो हमको? हमारा गुनाह क्या है? क्या कसूर है हमारा? लड़की चीख चीख कर कह रही थी। वहाँ सिर्फ खामोशी थी हर तरफ। लड़की की आंखें बंधी हुई थी, साथ उसका आशिक भी था। दोनों को कुर्सी के साथ बांधा हुआ था। लड़के ने कहा, कौन है आप लोग? क्यों अगवा किया हमको? क्या चाहते हो हमसे? पैसा चाहिए तो मैं देता हूँ, हमको छोड़ दो। इतने में एक खौफनाक हंसने की आवाज सुनाई दी। पैसा दोगे मुझे? जानते हो कौन हूँ मैं? इस आवाज में एक वहशत थी। वो किसी दरिंदे की तरह बोल रहा था। लड़की ने कहा, आप क्यों हमको मारना चाहते हैं? क्यों किया अगवा हमको? छोड़ दो हमको। उस वहशत भरी आवाज से फिर एक कहका गूंजा, छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। इतने में उसने दोनों की आंखों से पट्टी खोल दी। लड़की ने देखा, बाल बिखरे हुए, गंदे दांत, लंबी दाढ़ी। एक खौफनाक इंसान खड़ा था सामने। लड़की डर गई, जिसका नाम सना था। साथ ही सना का बॉयफ्रेंड था आसफ। आसफ ने कहा, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमको अगवा कर कर ले आए हो? कसूर क्या है हमारा? वहशी दरिंदे की आंखें सुर्ख हो गई थी। आसफ के पास उसके कान में आकर कहने लगा, तुम्हारा कसूर मोहब्बत है। आसफ ने कहा, क्या मतलब मोहब्बत? वो दरिंदा कहने लगा, तुम दोनों मोहब्बत करते हो ना एक दूसरे से? सना ने कहा, नहीं, अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है, हम नहीं करते मोहब्बत। अब जोरदार कहका लगाया उस दरिंदे ने। कहने लगा, यही जुर्म है तुम दोनों का। पहले मोहब्बत करते थे, अब मोहब्बत नहीं है। उसने कहा, मेरा नाम सागर है, सुना होगा नाम मेरा। पुलिस ढूंढ रही है मुझे। सना डर गई, कांपते होंठों से कहने लगी, आप वो सागर है ना जो मोहब्बत पे शायरी किया करते थे? सागर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा होगा ना कहीं अब अफसाने मोहब्बत के जलाकर राख कर दिए हमने सब ज़माने मोहब्बत के। वो जो सीने से लगाकर कहते थे हमको, जहां अपना आज वो कह रहे हैं, कर दो कत्ल सब दीवाने मोहब्बत के। सागर की आंखों में अजीब वहशत थी। उसने कहा, तुम लोगों को मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। अगर मोहब्बत की थी तो जुदा नहीं होना चाहिए था। आसफ ने कहा, हम जुदा नहीं हुए, बस कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से मैं इससे शादी नहीं कर सकता था। इस मुंह से ये लफ्ज अदा हुए ही थे कि गोलियों की आवाज आई। आसफ और सना को मौत के घाट उतार दिया था सागर ने, और फिर चीख चीख कर रोने लगा। मोहब्बत के नाम पे मजबूरियां बताने वालों, सबको खाक में मिला दूंगा मैं। सब मोहब्बत करने वालों को जलाकर राख में बदल दूंगा। मोहब्बत में सब बेवफा कातिल है मेरी रूह के। पुलिस को पता चला, सागर ने अब तक 30 लड़के और लड़कियों को कत्ल कर दिया था। सागर को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना काम तेज कर लिया था। पाकिस्तान रेंजर से मदद तलब कर ली तो एक दिन एक शादी हो रही थी। सागर वहां गया और जाते ही दुल्हन को गोली मार दी। पास खड़े उसके बाप को कहने लगा, तुम्हारी बेटी ने कहा था ना तुमसे कि वो प्यार करती है किसी लड़के से, और तुमने कहा था हमारी इज्जत का सवाल है। अब ये पड़ी है तुम्हारी बेटी की लाश। सारी जिंदगी अब इज्जत पे बैठे रहो। बहुत अजीब पागल सा इंसान था सागर। वो उसका आखिरी कत्ल था और वो पकड़ा गया था। पुलिस ने उसको पकड़ लिया था। अदालत में पेश किया गया। जज ने सागर की आंखों में देखा और महसूस किया, उसकी आंखों में एक दर्द था। सुर्ख आंखों में प्यास थी उसकी। बेबस होकर लोगों को देख रही थी। जज ने कहा, सागर बताओ क्यों किया तुमने ये सब? सागर ने मुस्कुराकर कहा, सर क्या करोगे पूछकर? तोड़ो कलम, लिखो सजाए मौत, चढ़ा दो फांसी पे मुझे। वकील कुछ कहने लगा था कि जज ने कहा, खामोश हो जाओ सब। सागर जानते हो मैं कौन हूँ? सागर ने कहा, सर क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? जज ने कहा, तुमको मैंने लॉ कॉलेज में देखा था, मुझे अच्छे से याद है। तुम्हारी माँ थी तुम्हारे साथ, वकालत में दाखिली लेने आए थे तुम, और आज तुम ये सब कैसे? सागर का सब्र टूट गया, आंख से आंसू निकला। मैं वो लड़का हूँ जो एक चूहे से डर जाया करता था। मुझे आज भी याद है, मैं फर्स्ट ईयर में था, 21 साल का था, और एक दिन हमारे कमरे में 2 चूहे आ गए थे। बाबा ने एक को मार दिया, एक भाग गया था, और मैं सारी रात माँ के साथ लिपट कर सोया रहा।
इतना डर पोक था। मुझे शायरी का शौक था, लेकिन बाबा चाहते थे मैं वकील बनूं। बहुत शायरी लिखी थी मैंने, लेकिन बाबा कहा करते थे कि मैं अपने आने वाले कल के लिए अच्छा वकील बन जाऊं। दाखला लेने आया था उस कॉलेज में जहां आप भी थे। दाखला हुआ और वहां से आगाज मेरी बर्बादी का हुआ था। कुछ दिन गुजरे थे कि वहां एक लड़की आया करती थी जिसका नाम नबीला था। मेरी क्लास में ही पढ़ती थी। बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत है कि इंसान ना होती तो कोई हूर होती। घर में मेरे बाबा, एक छोटी सी करियाने की दुकान थी। मैं था, मेरी माँ और मेरे बाबा। इतनी फैमिली थी मेरी, बस ये सारी दुनिया थी मेरी। बाबा का बहुत लाडला था मैं। बाबा हर रोज मेरा माथा चूमा करते थे। कहा करते थे, बेटा जब तुम वकील बन जाओगे फिर मैं भी दुकान छोड़ दूंगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, वकील का अब्बा ये टाफिया बेचता है। बाबा मजाक किया करते थे। वहाँ कॉलेज में नबीला से बात चलते चलते मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी उससे। मैं कॉलेज में शायरी किया करता था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। आहिस्ता आहिस्ता मैं यूट्यूब पे भी मशहूर होने लगा था। मैं कब चाहता था मुझे इश्क हो, मैं तो चाहता ही नहीं था मोहब्बत हो मुझे। मेरे ख्वाब सब बाबा के ख्वाब पूरे करने के थे। मेरी माँ जब फटा हुआ दुपट्टा ओढ़ा करती थी तो मेरी आंखें छलक जाया करती थी। इस काबिल बनना चाहता था माँ का फटा हुआ दुपट्टा उतार कर वो दुपट्टा लाके दूं जो माँ टीवी में देखकर कहा करती थी, लोग कितनी फजूल खर्ची करते हैं, इतने महंगे सूट पहनते हैं। माँ मेरी बहुत बोली थी। मेरा कोई ख्वाब मोहब्बत नहीं था। एक दिन बारिश बहुत तेज थी। हम कॉलेज में थे। वो बारिश में भीग कर आई थी, कांप रही थी सर्दी से। मैंने उसको कैंटीन से चाय लाकर दी थी और उसने कहा था, सागर मुझे तुम पसंद हो, मैं प्यार करती हूँ तुमसे। मैंने उसकी बात को इग्नोर किया था, लेकिन वो हर रोज मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगी थी। कहती थी, तुम गरीब हो तो क्या हुआ, शादी के बाद दोनों मिलके जॉब करेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। वो मोहब्बत के बाग सजाने लगी थी। वो मुझे इश्क पर हाने लगी थी। मैं जितना दूर जाना चाहता था वो मेरे उतने करीब आती गई। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उसने मेरे घर आकर मेरी माँ से कह दिया, इस घर में बहू बनकर आना चाहती है। मेरी माँ को जब पता चला कि वो चौधरी एक अमीर ज़ादे की बेटी है तो माँ ने समझाया था उसे, हम गरीब लोग हैं, बड़े ख्वाब नहीं देखते हम। लेकिन वो कहती थी, ये ज़माना और है, आजकल अमीरी गरीबी कोई नहीं देखता। हमारा आखिरी साल चल रहा था कॉलेज का। मेरे बाबा एक दिन घर आए, मुझे कह रहे थे, पुत्र अब मैं थक गया हूँ, दिखाई भी नहीं देता सही से, जल्दी से पढ़ाई पूरी करो अपनी बस। बाबा उस दिन न जाने क्यों मुझे सीने से लगाकर बैठे थे। कह रहे थे, पुत्र अपना ख्याल रखना बहुत, और तुम्हारी माँ बहुत बोली सी है, सादा सी है। मैंने कभी उसको उदास नहीं होने दिया था। पुत्र वो फटे कपड़े पहन लेती है, कहती है बेटे को पढ़ाना, हम कपड़े लेके क्या करेंगे, इतनी फिक्र करती है तुम्हारी। बाबा ने उस दिन मेरा माथा चूमा और कहने लगे, पुत्र मेरे पास लेट जा। आज मैं बाबा के पास लेट गया। लेटे लेटे बाबा के पास सो गया था। सुबह हुई तो बाबा दुनिया छोड़ चुके थे। शायद कि वो महसूस कर चुके थे अपना बिछड़ना। वो कितनी फिक्रें लेकर सोए थे, सब फिक्रें उनके साथ चली गई। माँ बहुत रोया करती थी। माँ को दिखाई देना बंद हो गया था। माँ मेरी आंखों से देखा करती थी। मैंने दुकान के साथ साथ अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। नबीला के बाप से शादी की बात की तो उसने मुझे अलग करके कहा, मैं जानता हूँ बहुत पहले से मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है, लेकिन मैं खामोश था। तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन बेटा मेरी बेटी नादान है। मेरी बहन लंदन रहती है, उसके बेटे से शादी करनी है मैंने अपनी नबीला की। नबीला से मैंने बात की तो कहने लगी, नहीं सागर शादी करूंगी तो तुमसे, वरना मैं मर जाऊंगी। मुझे उसकी मोहब्बत पे एतबार बहुत था, उसके वादों पे मैं जीता था। मुझे यकीन था नबीला मेरा साथ निभाएगी। माँ मुझे कहा करती थी, पुत्र शादी कर लो, मुझे ले चलो किसी दिन नबीला के घर, मैं उसके माँ बाप से बात करूंगी। लेकिन माँ को कैसे बता सकता था उसके बाप के अल्फाज। एक दिन नबीला ने मुझे कहा, घर आओ बात करनी है तुमसे। मैं नबीला के घर चला गया। वहाँ उसके बाप ने चंद शर्तें रखी मेरे सामने। पहली शर्त, मुझे उनके घर रहना होगा। दूसरी शर्त, अपना घर और दुकान नबीला के नाम करनी होगी। तीसरी शर्त, अपनी माँ को ओल्ड होम सेंटर छोड़कर आना होगा। जब मैंने इतना सुना तो मेरा खून खोल उठा। मैंने जोरदार चीख मारी, तुम लोग पागल तो नहीं हो गए क्या? मैं अपनी माँ को कहीं नहीं छोड़ने वाला। नबीला मेरा हाथ पकड़कर एक साइड पर ले गई। कहने लगी, मेरी जान सिर्फ कुछ दिनों की बात है। जब तुम शहर में अपना घर बना लोगे तो अपनी माँ को अपने घर ले आना।
میں اپنی ماں کو کہیں نہیں چھوڑنے والا۔ نبیلہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک سائڈ پہ لے گئی، کہنے لگی میری جان صرف کچھ دنوں کی بات ہے، جب تم شہر میں اپنا گھر بنا لو گے تو اپنی ماں کو اپنے گھر لے آنا۔ میرا ہاتھ چوم کر مجھے بہت خواب دکھائے اس نے، مجھے جنت سا سما دیا اس نے، وہ میری زندگی بن چکی تھی۔ محبت کے سامنے میں جھک چکا تھا۔ نبیلہ کے باپ نے مجھے کچھ پیسے دیے، میں نے ان پیسوں سے 10,000 والا سوٹ لیا ماں کے لیے۔ گھر گیا، ماں کو کہا ماں یہ دیکھ تمہارے لیے سوٹ لے کے آیا ہوں جو ٹی وی میں آتا ہے۔ ماں نے چھو کر دیکھا، ارے پاگل اتنا مہنگا کیوں لے آئے ہو، میں نہیں پہننے والی۔ میں نے ماں کا ماتھا چوما، ماں پہنو نا، ابا آسماں سے دیکھیں گے تو خوش ہوں گے۔ ماں نے وہ سوٹ پہنا، ماں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے ماں کا ہاتھ تھاما، کچھ کپڑے لیے ضرورت کے اور ماں کو اولڈ ہوم لے گیا۔ ماں نے پوچھا پتر یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا ماں تم یہاں کچھ دن رہو، میں آؤں گا تم کو لینے۔ ماں نے کہا پتر شام کو جلدی آ جانا، تم کو پتا ہے مجھے نیند نہیں آتی تمہارے بنا۔ میں نبیلہ کے پیار میں پاگل ہو چکا تھا، محبت کر رہا تھا میں نبیلہ سے۔ دوسرے دن اپنا گھر اور ابا کی دکان نبیلہ کے نام کر دی۔ جب وقت وفا آیا تو نبیلہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا اچھا مذاق ہے۔ نبیلہ نے کہا سچ کہہ رہی ہوں، جو بیٹا اپنی ماں کا سگا نہ بن سکا میرا کیا بنے گا؟ جاؤ ساگر دوبارہ نہ آنا یہاں۔ میں نے نبیلہ کے پاؤں پکڑے تھے۔ نبیلہ ماں کو تو کچھ دن کے لیے چھوڑا تھا، تم کو کھونا نہیں چاہتا میں تم سے پیار کرتا ہوں نبیلہ، میری جان نبیلہ۔ لیکن وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں اس کے گھر گیا، وہاں اس کے باپ سے بات کرنے کے لیے۔ اس کے باپ نے کہا دکان چاہیے تھی ہم کو، وہ ہم نے لے لی، جاؤ اب یہاں سے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ سب ہو کیا رہا ہے، سب لوگ اتنی جلدی بدل گئے۔ نبیلہ ایک پل میں اجنبی ہو گئی، ہوتی بھی کیوں نہ، میں اپنی ماں کو اولڈ ہوم چھوڑ آیا تھا۔ نہ جانے کتنی آوازیں دی ہوں گی مجھے ماں نے۔ ان امیر زادوں نے نبیلہ کی شادی لندن والے لڑکے سے طے کر دی۔ میں وہاں بات کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے مجھے اغوا کر لیا، مجھ پہ بہت ظلم کرتے تھے وہ۔ ساگر نے اپنی کمر دکھائی، یہاں پہ زخموں کے نشان تھے۔ کہنے لگا جج صاحب یہ دیکھو سلائی گرم کر کے لگاتے تھے، بہت ظلم کیے تھے مجھ پہ۔ نبیلہ کی شادی ہوگی، وہ لندن چلی گئی، مجھے ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ میں اولڈ ہوم ماں کے پاس جا رہا تھا، ماں کے سینے سے لگ کر رونا چاہتا تھا۔ ماں نے نہ جانے کتنی آوازیں دی ہوں، کھانا بھی کھایا ہو یا نہیں۔ جب وہاں پہنچا تو میں نے ماں کا پوچھا تو کہنے لگے وہ ساگر ساگر کہتی رہی، بس کہتی تھی میرا پتر کہاں چلا گیا، کل رات وہ دنیا چھوڑ گئی اور جاتے ہوئے یہ چابیاں دے گئی ہے۔ کہہ رہی تھی میرا پتر آئے تو کہنا صندوقچی میں 5,000 رکھے ہیں لے لینا۔ ماں کے ساتھ جھوٹی محبت میں کیا کر دیا تھا میں ماں کی قبر پہ بہت رویا تھا، بہت زیادہ۔ محبت اندھا کر دیتی، عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ میں بھی اندھا ہو گیا تھا، میں نفسیاتی ہونے لگا، میرا سب کچھ چھن گیا مجھ سے۔ مجھے پیار کرنے والوں سے نفرت ہونے لگی تھی۔ کسی کا ٹائم پاس کسی کی دنیا اجاڑ دیتا ہے۔ کوئی ساگر چوہے سے ڈرنے والا 31 لوگوں کا قاتل بن سکتا ہے، کوئی ماں کے پاؤں دھو کر پینے والا ساگر ماں کو اولڈ ہوم چھوڑ سکتا ہے۔ سب عدالت میں بیٹھے لوگ رو رہے تھے۔ جج نے کہا قانون کے ہاتھوں مجبور ہوں، اب سمجھ نہیں آ رہا قاتل تم ہو یا وہ نبیلہ جس کی وجہ سے تم ایسا بنے تھے۔ جج نے سزائے موت سنا دی ایک محبت پہ ایمان رکھنے والے ساگر کو۔ جج کی آنکھوں میں آنسو تھے، کاش تم محبت سے کفر رکھتے۔ ساگر کی آخری خواہش تھی مجھے پھانسی چوراہے پہ سب کے سامنے دی جائے، لوگوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ جاؤں، اس زمانے کی محبتوں کا، احسانوں کا۔ پھانسی کے تختے پہ کھڑے ہو کر ساگر نے مسکرا کر کہا کہیں ملے تو اسے یہ کہنا جا تجھے معاف کیا، قیامت کے دن تم جانو خدا جانے نبیلہ۔ ساگر کی موت کے چرچے میڈیا پہ ہونے لگے۔ نبیلہ کو جب پتا چلا تو اس نے ایک آہ بھری اور کہنے لگی یا خدا کیا کھیل تمہارے بھی۔ اس دن باپ نے دھمکی دی اگر ساگر سے دور نہ ہوئی تو ساگر اور اس کی ماں کو مار دوں گا۔ اس کی جان کی وفا کے لیے دور ہو گئی۔ آج ساگر نے وفا نبھا کر مجھے تمہارے انصاف پہ چھوڑ دیا۔ قصوروار کون ہوگا؟ ساگر، نبیلہ کا باپ یا محبت یا معاشرہ؟ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، کیونکہ اس چینل پر ایسی ہی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔
مجھے دیجیے اجازت اللہ نگہبان۔